हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल कंप्लीट कर रहे थे, तो आज हम लोग उसका रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट मॉडल है इन्वेंट्री का, जो नेक्स्ट मॉडल है दैट इज बेसिकली फोर्थ मॉडल दैट इज कॉल्ड शॉर्टेज कॉस्ट। तो यहाँ पे हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग शॉर्टेज कॉस्ट को इस क्लास में हम लोग इसको फिनिश करेंगे। तो जो आपका शॉर्टेज कॉस्ट मॉडल है ये बेसिकली कहीं ना कहीं आपके जो फर्स्ट मॉडल था जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी उसी से ही रिलेटेड है, बट इसमें हम लोग थोड़ा सा रियलिस्टिक चीज़ों को हम लोग ऐड करते हैं। जैसे कि उसमें हमारा जो था स्टॉक आउट नहीं हो रहा था, मीन्स हमारा जो इन्वेंट्री था वो ख़त्म नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे आपकी इन्वेंट्री ख़त्म होगी। अभी आप जैसा कि हम लोग देखेंगे कर्व पे देखेंगे, उससे आपको और चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मॉडल को स्टार्ट करते हैं। जो आपका इन्वेंट्री मॉडल है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे आप कर्व को देखेंगे तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये मॉडल क्या है और हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर हम लोग यहाँ पे कर्व ड्रॉ करें, जैसा कि हम लोग सारे जो जितने भी इन्वेंट्री मॉडल थे सब में हम लोगों ने कर्व देखा था। तो अगर आपका यहाँ पे इन्वेंट्री लेवल शो कर रहा है ये वर्टिकल लाइन, और ये हॉरिजॉन्टल वाला जो है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑब्वियसली जैसा कि सारी इन्वेंट्री में था, सारे जो इन्वेंट्री मॉडल थे हम लोगों ने देखा था कि आपके पास एक इन्वेंट्री लेवल था, और वो एक जो इन्वेंट्री लेवल है आपका एक कांस्टेंट डिमांड रेट से क्या है कंज्यूम हो रहा है, और एक टाइम के बाद जैसे ही खत्म होने वाला है तो लीड टाइम आता है। लीड टाइम पे हम लोग क्या करते हैं ऑर्डर प्लेस करते हैं, और जैसे लीड टाइम कंप्लीट होता है, ख़त्म होता है, आपके पास दोबारा से इन्वेंट्री आपके पास आ जाती है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ है इसमें, बट इसमें सिमिलरिटी क्या है और डिसिमिलरिटी क्या है इसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो लेट अस सपोज कि आपके पास कुछ इन्वेंट्री लेवल है जो कि एक कांस्टेंट डिमांड रेट से खत्म हो रहा है, और यहाँ पे ये जो है ऑब्वियसली जीरो लाइन को शो कर रहा है। इससे नीचे जाएंगे तो आपका क्या है नेगेटिव इन्वेंट्री होगी। नेगेटिव इन्वेंट्री का मतलब क्या है कि आपके स्टॉक में, आपके इन्वेंट्री में कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। दैट मीन्स आप क्या है शॉर्टेज में चल रहे हो, आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है। ठीक है, आप कस्टमर को सर्विस नहीं दे पाओगे उस टाइम के लिए। ओके, तो लेट अस सपोज कि आपके पास जो इन्वेंट्री है ये इन्वेंट्री है दैट इज बेसिकली क्यू। अगर हम लोग मान के चल रहे हैं क्यू इन्वेंट्री है और ये कांस्टेंट डिमांड रेट से कंज्यूम हो रहा है। ये कांस्टेंट डिमांड रेट से क्या हो रहा है कंज्यूम हो रहा है। कंज्यूम होते होते ये आपका जो T1 टाइम है इसको हम लोग मानते हैं ये आपका T1 टाइम है, और ये T2 टाइम है। क्यों? क्योंकि आपका ये जो कंप्लीट है, जो इन्वेंट्री यहाँ से शुरू हो रही है और एक जो साइकिल कंप्लीट हो रहा है ये पूरा का पूरा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको हम लोग बोलेंगे साइकिल टाइम। इसमें आपका दो टाइम है, एक टाइम जिसमें आप कस्टमर का जो डिमांड है वो फुलफिल कर पा रहे हो, दूसरा जैसे ही आप इससे नीचे जाओगे आप कस्टमर के डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास इन्वेंट्री नहीं है, और आप यहाँ पे ये मान के चल रहे हो कि जो भी उस टाइम पे कस्टमर आया जिसकी डिमांड आपने फुलफिल नहीं कर पाई, वो आफ्टर सम टाइम आपसे ही सामान लेने वाला है, आपसे ही प्रोडक्ट परचेस करने वाला है। यहाँ पे हम लोग ये मान के चल रहे हैं, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपके पास सर्विस नहीं मिल पाई तो अगर आपका कोई बहुत लॉयल कस्टमर है तभी आपसे वो वेट करेगा, आपके प्रोडक्ट या आपकी इन्वेंट्री आने का वेट तभी करेगा जब आपका बहुत ज़्यादा लॉयल कस्टमर होगा या आपके रिलेशन में कोई होगा। बट अगर किसी को रिलेशन में भी है, लॉयल कस्टमर है, अगर बहुत इमरजेंसी है तो वो कहीं और से ले लेगा। बट यहाँ पे हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि वो पर्टिकुलर कस्टमर क्या है आपसे ही सामान लेने वाला है, आपसे ही वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने वाला है। तो लेट अस सपोज कि ये जो T1 टाइम है इस टाइम में आप क्या है कस्टमर की डिमांड को फुलफिल कर रहे हो। T2 टाइम है जहाँ पे आप कस्टमर की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो अब क्या है, अब यहाँ तक आ गए। अब आपके पास दोबारा से जैसे इन्वेंट्री आएगी, पहले क्या है जो आप कस्टमर की जो आपने यहाँ से यहाँ तक जो T2 टाइम पीरियड पे जितने भी कस्टमर आए थे, जितनी भी उनकी डिमांड है आप उनको पहले पूरा करोगे, फिर आपकी जो रिमेनिंग है, जो रिमेनिंग प्रोडक्ट हैं वो क्या है आपकी इन्वेंट्री में जाएंगी। तो एक्चुअल में अगर आप देखेंगे, एक्चुअल में अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से यहाँ तक की ये जो लाइन है, यहाँ से यहाँ तक का ये जो जोन है, ये बेसिकली क्यू ना होके ये क्या होगा क्यू से थोड़ा सा कम होगा। और कितना कम होगा? जितना ये शॉर्टेज होगा। तो अगर ये मान के चलूँ कि ये जो इतना है ये एस यूनिट शॉर्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पूरी इन्वेंट्री क्या है आपके पास क्यू इन्वेंट्री आई, तो ये इतना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्यू माइनस एस। मैंने यहाँ पे क्यू इसलिए लिखा कि आपको स्टार्टिंग में समझ में आए कि आपके पास एक इन्वेंट्री है और एक कांस्टेंट डिमांड रेट से कंज्यूम हो रहा है।
बट आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका कंप्लीट साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, जो आपका एक साइकिल है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, और यहाँ से जो भी प्रोडक्ट इन्वेंट्री में आपके आ रहा है वो पहले आपके जो प्रीवियस प्रोडक्ट, जो भी प्रीवियस कस्टमर है उनको कुछ प्रोडक्ट जा रहा है, आपके इन्वेंट्री में वो प्रोडक्ट नहीं जा पा रहा है। ऑब्वियसली जो आपकी इन्वेंट्री होगी, जो यहाँ से इन्वेंट्री लेवल होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू Q माइनस एस, ना कि आपका Q होगा। ओके, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टाइम का जो मैंने आपको बताया कि दिस इज बेसिकली टाइम T1 एंड दिस वन इज टाइम T2। तो यहाँ पे हम लोग टाइम को भी दिखा ले रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये पूरा का पूरा, तो ये आपका टाइम T होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे साइकिल टाइम। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। T1 क्या है, T2 क्या है, T क्या है, Q माइनस S क्या है, S क्या है एंड D क्या है। ये सारी चीज़ें आपको वन बाय वन सारा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। और यहाँ पे भी हम लोग वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे जो हम लोग बाकी जो मॉडल्स हैं, इन्वेंट्री मॉडल है, उसमें हम लोगों ने जो भी कैलकुलेशन किया था वो सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करेंगे। दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होता है, ऑप्टिमम मीन्स मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल क्या होगा आपका। ओके, आपका मैक्सिमम शॉर्टेज कितना हो सकता है, इसको हम लोग शॉर्टेज इन्वेंट्री बोलते हैं, तो शॉर्टेज कितना हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं, और उन सभी जो हमारा फाइनल जो रिजल्ट्स आएगा उन सारे रिजल्ट्स पे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। ओके, तो चलिए वन बाय वन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। उससे पहले जो भी यहाँ पे कॉस्ट एसोसिएटेड है, जो भी आपका सिंबल है वो मैं सारा आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ऑलरेडी सारा आपको पता है, बट इवन दो मैं यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना आए। यहाँ पे आपका जो CB होगा दैट इज बेसिकली शॉर्टेज कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। C0 आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है, CH आपका होल्डिंग कॉस्ट है, दैट इज बेसिकली S जो है आपका बैक ऑर्डर है, जो भी यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है। ओके, T साइकिल टाइम है, D एनुअल डिमांड है एंड Q है जो आपका जो भी इन्वेंट्री आप ऑर्डर कर रहे हो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सारे जो सिंबल्स हैं आपके सामने हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन पे चलते हैं। जो भी यहाँ पे एनालिसिस है, जो भी फॉर्मूले हैं उसको हम लोग डिराइव करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पे जो कॉस्ट एसोसिएट होता है वो आपका कौन कौन सा कॉस्ट है। एक तो है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, सेकेंड है जो यहाँ पे ऑब्वियसली होल्डिंग कॉस्ट है, एंड थर्ड वन इज व्हाट, यहाँ पे क्या होगा, शॉर्टेज कॉस्ट। यहाँ पे क्या आएगा, शॉर्टेज कॉस्ट। और जो आपका TIC होगा दैट इज टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, दिस इज इक्वल्स टू ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट प्लस शॉर्टेज कॉस्ट। इन तीनों का समेशन होगा। तो ऑब्वियसली हमें क्या करना होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट और शॉर्टेज कॉस्ट को कैलकुलेट करना होगा। जो आपका जो एनुअल टोटल एनुअल कॉस्ट जो होता है उसमें क्या है, हम लोग सिंपली इसमें ऐड कर देंगे D इंटू सी, एनुअल डिमांड इंटू पर यूनिट प्राइस। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे पर यूनिट प्राइस तो चेंज हो नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली उसको ऐड करने से ऐड करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट यहाँ पे हमें क्या है कैलकुलेट करना है, TIC कैलकुलेट करना है, जिसमें है कि आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट और शॉर्टेज कॉस्ट तीनों के तीनों वेरी कर रहे हैं। तो ये कैलकुलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि टोटल एनुअल कॉस्ट। टोटल एनुअल कॉस्ट आप सिंपली D इंटू सी करके कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, D इंटू सी प्लस TIC। ओके, तो चलिए वन बाई वन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो जो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू D अपॉन Q इंटू C0, D अपॉन Q इंटू C0। इसको मैं बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको पता रहेगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं, दैट इज होल्डिंग कॉस्ट। जो आपका होल्डिंग कॉस्ट होगा दैट इज बेसिकली व्हाट, एवरेज इन्वेंट्री दैट इज Q माइनस S बाई 2 इंटू CH इंटू T1। T1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि ये जो आपका साइकिल टाइम कैपिटल T है और आपके पास जो इन्वेंट्री है वो सिर्फ और सिर्फ कितने टाइम के लिए है, T1 टाइम के लिए है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। तो आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अब हम लोग इसको क्या है एनुअल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्जन हम लोग कर रहे हैं, वन बाय वन सारे स्टेप आप लोग यहाँ पे देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखिए, अब यहाँ से अगर मैं इस कर्व से देखूँ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, D इंटू टी इज इक्वल्स टू क्या, Q हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, D इंटू टी इज इक्वल्स टू वॉट, Q। नेक्स्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, D इंटू T1 इज इक्वल्स टू Q माइनस S। तो ये हो जाएगा आपका D इंटू T1 इज इक्वल्स टू Q माइनस S। और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं,
क्या लिख लेंगे, T1 इज इक्वल टू, T1 क्या हो जाएगा आपका Q माइनस एस डिवाइडेड बाई Q इंटू ये कैपिटल T होगा, ये कैपिटल T होगा, D इंटू साइकिल टाइम आप देख लीजिए, D इंटू साइकिल टाइम इज इक्वल टू Q हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा Q माइनस एस बाई Q इंटू टी, ये हो जाएगा। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब T1 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं, तो जो आपका होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगा यहाँ से, होल्डिंग कॉस्ट दिस इज इक्वल टू Q माइनस एस होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2Q इंटू सी एच, तो एज इट रहेगा, सी एच तो रहेगा ही रहेगा, इंटू टी। ये क्या है, ये 1 साइकिल के लिए आपका होल्डिंग कॉस्ट आ गया, बट आपको ईयर के लिए चाहिए, तो जितना जो भी साइकिल आया है इसमें क्या करेंगे आप, सिंपली नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली क्या है, पूरा ईयर के लिए आपका हो जाएगा कॉस्ट हो, क्योंकि 1 साइकिल के लिए आपको कॉस्ट पता चल गया। अब जितने साइकिल वैसे होंगे पर ईयर, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पर ईयर आपका जो कॉस्ट है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे लेट अस सपोज कि नंबर ऑफ साइकिल अगर n है तो ये हो गया आप क्या है, होल्डिंग कॉस्ट पर ईयर। तो n t इंटू एन क्या बन जाएगा आपका, 1 ईयर हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू Q माइनस एस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2Q इंटू सी एच, दिस बिकम्स योर होल्डिंग कॉस्ट। ये हो जाएगा आपका होल्डिंग कॉस्ट। इसको मैं अलग से लिख ले रहा हूँ, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया, होल्डिंग कॉस्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे शॉर्टेज कॉस्ट की। यहाँ पे हम लोग शॉर्टेज कॉस्ट देखने वाले हैं। तो शॉर्टेज कॉस्ट को भी हम लोग एज इट इज लिखेंगे जैसा हम पहले भी लिखे थे। तो शॉर्टेज कॉस्ट लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे शॉर्टेज कॉस्ट लिखेंगे यहाँ से हम लोग, दैट इज व्हाट, S/2 इंटू CB इंटू T2। सेम वही हो जाएगा जैसे इसको हम लोग लिखे थे। ये क्या हो जाएगा आपका, S है, S/2 एवरेज शॉर्टेज इंटू शॉर्टेज कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, ओके। अब ये T2 टाइम के लिए अवेलेबल है तो हम लोग क्या करेंगे, T2 यहाँ पे मेंशन कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई T2 कर देंगे। अब यहाँ से भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सेम वही कर्व हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अब T2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है D इंटू टी इज इक्वल टू वॉट, Q। नेक्स्ट क्या है हमारा, D इंटू T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, S हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे D इंटू T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S, ओके। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, T2 की वैल्यू मिल जाएगी, T2 इज इक्वल टू S/Q इंटू T। तो यहाँ से शॉर्टेज कॉस्ट यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा, शॉर्टेज कॉस्ट दिस इज इक्वल टू, शॉर्टेज कॉस्ट यहाँ से आ जाएगा आपका S/2 इंटू CB इंटू T। और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये क्या है, साइकिल के लिए, एक साइकिल के लिए निकल के आ गया। अगर मैं ईयर की बात करूँ तो मल्टीप्लाई बाई n, और ये T इंटू एन क्या हो जाएगा, 1 ईयर हो जाएगा। तो शॉर्टेज कॉस्ट यहाँ से निकल के आ जाएगा S/2Q इंटू CB पर यूनिट पर ईयर। ये आ गया आपका शॉर्टेज कॉस्ट। तो आई होप यहाँ पे आपने तीनों कॉस्ट को कैलकुलेट कर लिया, चाहे ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करें, होल्डिंग कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट, तीनों कॉस्ट यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग इन तीनों का समेशन कर देंगे तो ऑब्वियसली आपका TIC की वैल्यू आ जाएगी। तो इन तीनों का हम लोग समेशन करते हैं यहाँ पे आपके सामने, इन तीनों का हम लोग सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं। तो जो आपका TIC आ जाएगा दैट इज बेसिकली ऑर्डरिंग कॉस्ट, दिस इज इक्वल्स टू D/Q इंटू C0 प्लस होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, Q माइनस S/2Q इंटू CH। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका S/2Q इंटू CB। आप देख लीजिए, मैच करा लीजिए, Q माइनस S का होल स्क्वायर बाई 2Q इंटू CH, Q माइनस S का होल स्क्वायर बाई 2Q इंटू CH। और शॉर्टेज कॉस्ट क्या हो जाएगा S/2/2Q इंटू CB, S/2/2Q इंटू CB। ये आपके सामने आ गया। ये आपका TIC का जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला है ये आपके सामने आ गया।
अब हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात करेंगे। यहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए ऑब्वियसली हमारा जो TIC होगा मिनिमम होगा। तो फॉर मिनिमा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं मिनिमा की बात करूँ यहाँ पे, तो मिनिमा क्या हो जाएगा आपके सामने, दैट इज DTIC अपॉन DQ। इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हम लोग पहले भी करते आ रहे थे, इसको हम लोग 0 प्लेस करेंगे और यहाँ से हम लोग Q की वैल्यू निकालेंगे एंड दिस विल बिकम्स Q स्टार। ओके, समझ में आ गया। यहाँ से हम लोग Q स्टार की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से जो आपका Q स्टार आ जाएगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यहाँ से जो आपका Q स्टार आ जाएगा, दिस विल बिकम्स Q स्टार इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2DC0/CH अंडर रूट ऑफ CB प्लस CH अपॉन CB। ये आ जाएगा आपके पास Q स्टार की वैल्यू। आप यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करके इक्वल्स टू 0 प्लेस करके आप देख सकते हैं। यहाँ से जो आपका Q स्टार आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2DC0/CH इंटू अंडर रूट ऑफ CB प्लस CH अपॉन CB। और ये जो आपका CB प्लस CH अपॉन CB है रूट में, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट फैक्टर। ठीक है, और ये जो हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस CB/CH। ठीक है, ये है आपका कॉस्ट फैक्टर। ओके, तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दैट इज TIC। हम लोग बात करेंगे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट की। हमारा Q आ गया, दैट इज कॉल्ड EOQ। EOQ हम लोग कैलकुलेट कर लिया। अब EOQ एक तरह से और हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग कैलकुलेट करते थे पहले। दैट इज कि हम लोग पहले कैसे कैलकुलेट करते थे कि जो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट था वो होल्डिंग कॉस्ट के इक्वल करके वहाँ से हम लोग Q की वैल्यू कैलकुलेट करते थे, वही आपका EOQ हो जाता था। तो यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू होल्डिंग कॉस्ट प्लस शॉर्टेज कॉस्ट। यहाँ से भी हम लोग इसको इक्वेट करके यहाँ से जो भी हम लोग Q की जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, वो होगा आपका EOQ। तो ये दोनों मेथड्स हैं, दोनों मेथड से आप Q की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट विल बिकम्स Q स्टार। दिस इज कॉल्ड EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। इसी पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे भी तो आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट हमें यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं TIC। तो जो आपका यहाँ से TIC हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू इसमें प्लेस करेंगे, तो जो आपका TIC हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2DC0CH अंडर रूट ऑफ CB अपॉन CB प्लस CH। ये हो जाएगा आपका TIC की वैल्यू। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद करके रखेंगे। ये जो आपका TIC की जो वैल्यू है, आप यहाँ पे सामने है आपके, आप देख सकते हैं 2DC0CH अंडर रूट ऑफ CB अपॉन CB प्लस CH। ओके, अब मैं यहाँ से बात करूँ ऑप्टिमम नंबर ऑफ यूनिट बैक ऑर्डर। अगर मैं यहाँ से नेक्स्ट कैलकुलेशन करूँ, जो कि मैंने आपको बताया था कि इसके साथ साथ हम लोग उसको भी देखेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑप्टिमम नंबर ऑफ यूनिट बैक ऑर्डर, ठीक है, दैट इज बेसिकली S स्टार। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा आपका Q स्टार माइनस S स्टार इंटू CH, दिस इज इक्वल टू S स्टार इंटू CB। आप फॉर्मूला जो आपका कर्व है वहाँ से आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग S स्टार की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, S स्टार माइनस ये CB इंटू CH आएगा यहाँ पे, CH इज इक्वल टू S स्टार इंटू CB। S स्टार को इस साइड लेके जाइए आप, तो क्या हो जाएगा यहाँ से S स्टार जो हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू CH अपॉन CH प्लस CB, CH प्लस CB, CH अपॉन CH प्लस CB इंटू Q स्टार। ये आपका S स्टार की वैल्यू आ जाएगी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। दैट इज इक्वल टू S स्टार इज इक्वल टू CH अपॉन CH प्लस CB इंटू Q स्टार। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम लेवल ऑफ
इन्वेंट्री। हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं यहाँ पे, जो नेक्स्ट कैलकुलेशन हम लोग करने वाले हैं दैट इज बेसिकली मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री। तो मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री दिस इज इक्वल टू व्हाट, एम स्टार। तो जो आपका एम स्टार हो जाएगा दिस इज इक्वल टू क्यू स्टार माइनस एस स्टार। तो क्यू स्टार आपको पता है, क्यू स्टार यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू स्टार माइनस एस स्टार आपको पता है सी एच अपॉन सी एच प्लस सी बी इंटू क्यू स्टार। क्यू स्टार यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, क्यू स्टार जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, सी एच से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा सी बी अपॉन सी एच प्लस सी बी अपॉन सी एच प्लस सी बी। तो ये आ जाएगा आपका एम स्टार की वैल्यू, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका एम स्टार की ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो आई होप सारे जो यहाँ से फॉर्मूले डिराइव होके आए हैं वो सारा आपको समझ में आया होगा, किसी में भी कोई भी डाउट नहीं आया होगा। सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, ये सारे स्टैंडर्ड्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम में इसको डिराइव नहीं कर पाएंगे, उतना टाइम भी नहीं रहेगा एक एक फॉर्मूले को डिराइव करना। तो ये बेटर है कि आप जो फाइनल रिजल्ट्स है उसको आप याद रखें। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, और उस क्वेश्चंस में आई होप सारे जितने भी हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं, जितने भी स्टैंडर्ड्स हम लोग देखे हैं, जितने भी हम लोग फाइनल रिजल्ट्स देखे हैं, उन सारे रिजल्ट्स का उसमें एप्लीकेशन है। तो ऑब्वियसली जो सारे रिजल्ट्स हैं उसको आप अप्लाई कर पाएंगे और आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं उस क्वेश्चन को। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन, फॉर अ प्रोडक्शन सिस्टम डिमांड पर ईयर इज 6000। तो यहाँ पे आपके सामने डी दिया हुआ है दैट इज 6000 यूनिट। ओके, 6000 यूनिट्स, और यहाँ पे दिया हुआ है यूनिट कॉस्ट दिया हुआ है दैट इज बेसिकली सी, दिस इज ₹40। सेटअप कॉस्ट दिया हुआ है दैट इज सी नॉट, दिस इज इक्वल टू ₹500 पर सेटअप। सी एच दिया हुआ है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बट आगे मैं बोल रहा हूँ आपको, सी एच दिया हुआ है ₹8 पर यूनिट पर ईयर, एंड शॉर्टेज कॉस्ट दैट इज सी बी, इट इज ऑल्सो गिवन दैट इज ₹20 पर यूनिट पर ईयर, ये गिवन है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, ऑप्टिमम लॉट साइज, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट बैक ऑर्डर। ऑप्टिमम लॉट साइज मीन्स क्या है, क्यू स्टार, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट बैक ऑर्डर दैट इज बेसिकली व्हाट, एस स्टार, मैक्सिमम लेवल ऑफ मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल दिस इज इक्वल टू व्हाट, क्यू स्टार माइनस एस स्टार। नेक्स्ट टाइम बिटवीन टू ऑर्डर, तो टाइम बिटवीन टू ऑर्डर का मतलब क्या है, हम लोग बेसिकली कैलकुलेट करने वाले हैं टी स्टार। नेक्स्ट है टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट दैट इज बेसिकली व्हाट, TIC। ये सारा कैलकुलेशन है, और आपको दिख रहा होगा कि ये सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं इनके रिजल्ट्स हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। तो डायरेक्टली हमें क्या करना है, इनके जो रिजल्ट्स हैं उसमें वैल्यू प्लेस करना है और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 1 बाय 1 हम लोग सारे जो फॉर्मूले हैं उसको हम लोग लिखते हैं, और उसमें जो भी है यहाँ पे गिवन डेटा है उसको प्लेस करते हैं, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग ए ऑप्शन को हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका ए ऑप्शन है यहाँ पे हमें क्यू स्टार कैलकुलेट करना है, एंड दिस इज इक्वल टू 2D C0 बाई CH √ CB प्लस CH अपॉन CB। तो यहाँ से आप वैल्यू प्लेस करिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2D 6000 C0 500 बाई CH दैट इज इक्वल टू 8 √ CB 20 प्लस CH दिस इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई CB। तो यहाँ से आपका क्यू स्टार की वैल्यू आ जाएगी, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो यहाँ से जो आपका क्यू स्टार आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 1024.95 1024.95 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेट इज इक्वल्स टू 1025 यूनिट्स, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आई होप इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट बैक ऑर्डर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट जो बैक ऑर्डर है, अगर आप फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पे अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट बैक ऑर्डर दैट इज इक्वल टू CH अपॉन CH प्लस CB इंटू क्यू स्टार। तो S स्टार जो हो जाएगा ये हो जाएगा CH अपॉन
CH प्लस CB इंटू Q स्टार। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं CH दिस इज इक्वल्स टू 8/8 प्लस 20 इंटू 1025। यहाँ से आपका S स्टार की वैल्यू आ जाएगी। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं 8/8 प्लस 20 इंटू 1025 दिस इज इक्वल्स टू 293 यूनिट्स, 293 यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं दैट इज मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। तो ये हो जाएगा आपका M स्टार की वैल्यू दैट इज मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। तो मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल का हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है, दिस इज इक्वल टू CB/CB प्लस CH, CB प्लस CH इंटू Q स्टार। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका CB गिवन है दैट इज 20/20 प्लस 8 इंटू 1025। तो यहाँ से आपका M स्टार की वैल्यू आ जाएगी एंड दिस विल कम्स आउट टू बी, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आपका M स्टार जो हो जाएगा यहाँ से 732 यूनिट आ जाएगा, 732 यूनिट्स। ओके, तो एक एक करके सारे जो कैलकुलेशन थे हमारे होते जा रहे हैं, किसी में भी कोई डाउट नहीं आना चाहिए। तो जो Q स्टार था ये भी कैलकुलेट हो गया, S स्टार Q माइनस S स्टार। हमें क्या कैलकुलेट करना है, T स्टार कैलकुलेट करना है। तो T स्टार सिंपली क्या होगा आपका, अगर आप देखें नंबर ऑफ ऑर्डर जो होता है D/Q होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर जो होता है D/Q होता है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर का रिवर्स कर देंगे, पर ईयर में जो ऑर्डर है उसका रिवर्स कर देंगे तो आपका साइकिल टाइम आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, T स्टार के लिए क्या हो जाएगा आपका Q स्टार बाई D। Q स्टार पता है दैट इज 1025 डिवाइडेड बाई 6000, D आपका 6000 है। तो यहाँ से जो आ जाएगा T स्टार आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, टाइम बिटवीन टू ऑर्डर दिस विल कम्स आउट टू बी 0.17083, 0.17083। ये आपका ईयर्स में आएगा। इसमें आप मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे, 12 कर देंगे। 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2.05 मंथ। ये आपका फाइनल रिजल्ट्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो नेक्स्ट है आपका टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, जिसको हम लोग बोलेंगे TIC। तो अगर हम लोग TIC को यहाँ पे देखें, दिस इज इक्वल्स टू 2DC0CH अंडर रूट ऑफ CB/CB प्लस CH। ये हो जाएगा, इसमें हम लोग वैल्यू प्लेस करते हैं 2D दिस इज 6000, C0 500, CH गिवन है आपका दिस इज 8, और इसमें हो जाएगा आपका CB दिस इज इक्वल्स टू, ये गिवन है आपके सामने दैट इज 20/20 प्लस 8। आप यहाँ से कैलकुलेट करके देख सकते हैं, यहाँ से जो आपका TIC आ जाएगा आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यहाँ से जो आपका जो TIC आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 5855.4, दिस इज 5855.4। ये आपका TIC आ जाएगा। तो आई होप ये सारे जो कैलकुलेशंस हैं, ये क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। बस आपको स्टैंडर्ड्स हैं, जो क्वेश्चंस के रिजल्ट्स हैं, जो फार्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ओके डियर, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्वेंट्री मॉडल की तरफ, दैट इज़ बेसिकली प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। अभी हम लोगों ने जो लास्ट क्लास था, मीन्स लास्ट जो टॉपिक था बेसिकली, उसमें हम लोगों ने जो डिटर्मिनिस्टिक्स मॉडल के डिफरेंट टाइप्स थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था विद डिटेल एग्जाम्पल्स। हम लोगों ने उसमें एग्जाम्पल्स भी देखे थे और क्वेश्चंस के साथ साथ न्यूमेरिकल के साथ साथ हम लोग सारा कंप्लीट जो आपका डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे, जो नेक्स्ट मॉडल है दैट इज़ बेसिकली प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। एक आपका डिटर्मिनिस्टिक मॉडल था, दूसरा प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल था। तो हमारा डिटर्मिनिस्टिक मॉडल जो है आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल पे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो आपका प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें हैं आइडियल टू एक्चुअल की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, बट 100% एक्चुअल की तरफ हम लोग यहाँ पे शिफ्ट नहीं करेंगे।
हम लोग रियलिटी मीन्स आइडियलिस्टिक्स भी हम लोग कंप्लीट आइडियल भी देख लिए, और उसमें हम लोग कुछ मिक्सिंग करेंगे, रियलिस्टिक्स एग्जांपल्स जो रियलिस्टिक जो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे उसको हम लोग मिक्स करेंगे। बट यहाँ पे हम लोग अभी जो हमारे सिलेबस में है 100% रियलिटी को हम लोग यहाँ पे नहीं देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में कुछ और चीज़ें, कुछ और रियलिस्टिक चीज़ें हम लोग उसमें ऐड करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक जो हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं और जो अभी हम लोग फॉलो भी करेंगे, फिक्स ऑर्डर सिस्टम को हम लोग फॉलो कर रहे थे। आपको मैंने बताया था कि जहाँ पे आपका जो फिक्स ऑर्डर सिस्टम था उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि लेट अस सपोज कि आपने 600 यूनिट आपने ऑर्डर किया, आपका ऑर्डर क्वांटिटी फिक्स है कि आपको ऑर्डर करना है, एक फिक्स क्वांटिटी ऑर्डर करना है। तो लेट अस सपोज आपका जो फिक्स ऑर्डर सिस्टम था उसमें हम लोगों ने देखा था कि लेट अस सपोज कि अगर हम लोग 600 यूनिट ऑर्डर कर रहे हैं तो उसमें से हम लोग क्या कर रहे थे कि 550 यूनिट एक साइड में रख रहे थे, दूसरा जो 50 यूनिट है उसको हम लोग अलग रख रहे थे। ठीक है, तो जो आपका 550 यूनिट था इसको हम लोग जो भी डिमांड रेट है, या अभी तक जो हम लोगों ने देखा था उसमें कांस्टेंट डिमांड रेट था, बट ऐसा नहीं है, डिमांड रेट आपका वेरी कर सकता है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। फिक्स ऑर्डर सिस्टम में हम लोगों ने 600 यूनिट ऑर्डर किया, 550 यूनिट को अलग किया, 50 यूनिट को हम लोगों ने लीड टाइम के लिए रख लिया। अभी तक हम लोग जो मान रहे थे कि आपका जो डिमांड रेट है वो फिक्स है, तब हम लोग ऐसा कर रहे थे, और हम ये भी मान रहे थे कि जो आपका लीड टाइम है वो भी फिक्स है। मीन्स लीड टाइम मैंने आपको बताया था कि जब आपने ऑर्डर प्लेस किया और आपके पास जॉब ऑर्डर रिसीव हुआ, बट रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, रियल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम लोग प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में हम लोग उसी को देखने वाले हैं यहाँ पे कि यहाँ पे भी आपका जो ऑर्डर होगा वो फिक्स होगा, बट रेट ऑफ जो डिमांड है वो वेरी करेगा। ठीक है, अगर डिमांड रेट आपका लीड टाइम के पहले वेरी कर रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 550 यूनिट जब तक आपके पास है, डिमांड जैसा भी हो आप उसको सस्टेन कर ले जाओगे, बट एक बार जब 550 ख़त्म हो गया, जब आप 50 पे आ गए, तब तो आपके पास जो टाइम है आपका लीड टाइम हो तो कांस्टेंट है। अगर आपका डिमांड बढ़ गया उस टाइम पे क्या होगा कि आप स्टॉक आउट हो जाओगे। अगर डिमांड कम हो गया तो जब आपका ऑर्डर आएगा आपके पास तो उस टाइम पे भी आपके पास क्या होगा, कुछ ना कुछ इन्वेंट्री आपके पास बची रहेगी। समझ में आ गया? दो केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, तो इन दोनों को हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में इन दोनों को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि आपका जो ऑर्डर्ड क्वांटिटी है दैट इज फिक्स, बट ऐसे केस के लिए जब आपका डिमांड रेट वेरी कर रहा है ड्यूरिंग लीड टाइम, इन दैट केस आप क्या करोगे? इन दैट केस आप क्या करोगे? तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इस केस में जो आप जो भी प्रॉब्लम है रियलिटी को फेस करने वाले होते हो, तो इस सिचुएशन में हम लोग करते क्या हैं कि एक हम लोग सेफ्टी स्टॉक बनाते हैं। लीड टाइम जो भी आपके पास डिमांड होता है, लीड टाइम का जो भी आपके पास इन्वेंट्री होता है, उसके अलावा भी हम लोग क्या है एक इन्वेंट्री रखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बफर या सेफ्टी स्टॉक, जिसको हम लोग बोलते हैं बफर या सेफ्टी स्टॉक। ओके, समझ में आ गया? तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया, सेम कर्व है जो हम लोग यहाँ पे भी पढ़ने वाले हैं, दैट इज बेसिकली इन्वेंट्री लेवल एंड टाइम। इन्वेंट्री लेवल और टाइम के बीच में यहाँ पे भी हम लोग कर्व ड्रॉ करने वाले हैं, और ये आपका फिक्स ऑर्डर सिस्टम है। जैसा कि मैंने आपको बताया फिक्स ऑर्डर सिस्टम है, बट जहाँ पे हम लोग सेफ्टी स्टॉक रखने वाले हैं तो ऑब्वियसली आपका कुछ यूनिट, ये आपका 0 यूनिट है, कुछ यूनिट आपका सेफ्टी स्टॉक में चला जाएगा। ठीक है, ये है आपका सेफ्टी स्टॉक, और बफर स्टॉक, इसको हम लोग बोलेंगे सेफ्टी स्टॉक और बफर स्टॉक। ये जो है बफर स्टॉक है, ये आपके लीड टाइम, जो लीड टाइम होगा उस टाइम की जो आपका डिमांड वेरिएशन है उसको ये क्या करेगा, ख़त्म करेगा। उस टाइम जो भी डिमांड का वेरिएशन आएगा उस टाइम आपको स्टॉक आउट होने से बचाएगा। ठीक है, मीन्स आपकी जो प्रॉब्लम है ड्यूरिंग लीड टाइम कि आप कहीं स्टॉक आउट ना हो जाओ, उस प्रॉब्लम को, उस समस्या से ये आपको बचाएगा। ओके, समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। लेट अस सपोज कि आपने कोई फिक्स ऑर्डर क्वांटिटी आपने ऑर्डर किया, आपने क्या है
कोई फिक्स इन्वेंट्री आपने ऑर्डर किया यहाँ पे, ओके, आपने कोई फिक्स इन्वेंट्री ऑर्डर किया और वो क्या है, कांस्टेंट डिमांड रेट से वो क्या है, कंज्यूम हो गया। एक कांस्टेंट डिमांड रेट है, उससे वो क्या है, कंज्यूम हो गया। ऑब्वियसली आप यहीं तक जाओगे, इसके नीचे नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि अब क्या है, आप इसको जीरो लाइन मान के चल रहे हो। सेफ्टी स्टॉक में आपने जो सामान रखा है उसको मान के चल रहे हो, क्या जीरो लाइन मान के चल रहे हो कि एडवर्स सिचुएशन में आप उसको यूज करोगे। जब आपका वेरिएशन, डिमांड वेरिएशन जब वेरी करेगा, ठीक है, या सडनली आपका डिमांड जो है ड्यूरिंग लीड टाइम ज़्यादा हो जाएगा, उस टाइम उसको यूज करोगे, जो कि अभी हम लोग देखेंगे। तो ये आपकी जीरो लाइन है, दैट मीन्स आपके पास क्यू इन्वेंट्री आई, कांस्टेंट डिमांड रेट से आपने उसको कंज्यूम किया। यहाँ पे क्या है, अब ऑब्वियसली अब इसमें क्या होगा, आपका ये आपकी मैक्सिमम इन्वेंट्री होगी और ये क्या है, ये आपका लीड टाइम होगा या रीऑर्डर लेवल जिसको हम लोग बोलेंगे। ये आपका क्या होगा, रीऑर्डर लेवल होगा। ये आपका सेफ्टी स्टॉक हो गया। अब इसके ऊपर क्या होगा, आपका रीऑर्डर लेवल होगा। मीन्स जैसे आप यहाँ पे आओगे, इस पोजीशन पे आओगे, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी यूनिट होगी, जब भी आप यहाँ पे आओगे तो आप क्या है, ऑर्डर प्लेस कर दोगे। मीन्स जब भी आपके पास इतनी क्वांटिटी रह जाएगी, इतनी क्वांटिटी आपके स्टॉक में रह जाएगी, ठीक है, इतनी क्वांटिटी आपके स्टॉक में रह जाएगी, तो आप क्या है, ऑर्डर प्लेस कर दोगे। ये आपका लीड टाइम है। अब इस टाइम जो भी आपका डिमांड है, अगर इसमें वेरिएशन आएगा तो क्या है, आप सेफ्टी स्टॉक से उसको कॉम्पनसेट करोगे। समझ में आ गया? चलिए हम लोग इसको देखते हैं। अब ये क्या है, आपका मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल हो जाएगा। ये है आपका क्या, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। ये आपका मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल होगा। और ये एक और जो होगा, दैट इज कॉल्ड एवरेज इन्वेंट्री। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज इन्वेंट्री लेवल। ये हो जाएगा आपका एवरेज इन्वेंट्री लेवल। ओके, दैट इज बेसिकली ये क्या होता है आपका Q max by 2। ये क्या होता है आपका Q max by 2। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा जो पहला मॉडल था EOQ, इन्वेंट्री इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला, एज इट इज सेम है यहाँ पे कि आपके पास क्वांटिटी है, डिमांड है, ये कांस्टेंट रेट से कंज्यूम हो रहा है। अब इसमें हम लोग वेरिएशंस लेते हैं। वेरिएशन क्या लेंगे यहाँ पे कि नेक्स्ट केस जो हम लोग लेते हैं, लेट अस सपोज कि आपका दोबारा आपने ऑर्डर प्लेस किया उस टाइम। अब इसके पहले जैसा कि मैंने बताया, रीऑर्डर लेवल से पहले आपका जो भी डिमांड होगा उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। रीऑर्डर से पहले जो भी आपका डिमांड रहेगा उसमें फ्लक्चुएशन आएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे है, जब आपका जो लीड टाइम के टाइम पे, जो आपका लीड टाइम जो आपके पास इन्वेंट्री है, दैट मीन्स बेसिकली जो लीड टाइम है उस टाइम अगर आपका डिमांड वैरी कर रहा है, वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लीड टाइम के दौरान मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डिमांड वेरिएशन को। ये आपका क्या है, डी है। लेट अस सपोज कि आपका डिमांड सडनली क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, दैट इज D1 हो गया। डिमांड सडनली क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, D1 हो गया। अब आपका क्या होगा, स्टॉक जो कि यहाँ पे इतने टाइम बाद खत्म होने वाला था, अब क्या है, अब जल्दी ही खत्म हो जाएगा। जो आपका लीड टाइम इतना, ये है आपका लीड टाइम, ये है आपका लीड टाइम। बट अब जो है आपका इन्वेंट्री जो है पहले ही ख़त्म हो जा रहा है। आप देखिए जो ये टी स्टार है, आप देख रहे हैं ये जो टी स्टार है, जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं ले पा रहा हूँ। तो जो ये टी स्टार है ये क्या है, लीड टाइम से कम है कि नहीं। अब आपका नेक्स्ट, जब तक आपके पास नेक्स्ट ऑर्डर आएगा नहीं, जो नेक्स्ट ऑर्डर इन द सेंस कि जो नेक्स्ट इन्वेंट्री जो आपके पास नेक्स्ट जो स्टॉक आएगा नहीं, तब तक आप उसको कहाँ से फुलफिल करोगे, जो आपने सेफ्टी स्टॉक रखा है वहाँ से आप कंज्यूम करोगे। आप देखो कि आपने जैसे ये डिमांड बढ़ा, आप ये कर्व क्या है, सेफ्टी स्टॉक या जब बफर स्टॉक है वहाँ पे एंट्री कर गया। ओके, अब आपके पास दोबारा से डिमांड आएगा, जो दोबारा से स्टॉक आएगा, दोबारा से आपकी इन्वेंट्री बिल्डअप होगी, बट वहाँ तक नहीं बिल्डअप होगी जहाँ तक ये मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल है। ऑब्वियसली पहले आप बफर स्टॉक में भेजोगे, फिर आप बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, तो आपका क्या है, पूरा ऊपर तक ना जाके नीचे ही रह जाएगा। तो ये तो हो गया जब आपका क्या है, डिमांड रेट इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे D1 इज ग्रेटर देन D, ये वाला केस है। इस केस में आप देख रहे हैं कि बफर स्टॉक की जरूरत पड़ रही है। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि आपका ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जो डिमांड रेट है वो डिक्रीज हो जाए।
तो अब डिमांड रेट जो है, अब देखिए यहाँ पे ये D2 है, ये आपका ऑब्वियसली D है, ये भी D है, आपका ये लीड टाइम है, और ये जो है T, अब यहाँ पे मैं जगह है ज़्यादा बना दे रहा हूँ, ये T डबल स्टार है। ऑब्वियसली यहाँ पे देखेंगे आपकी जो T डबल स्टार है ये क्या है, ग्रेटर है लीड टाइम से। अब यहाँ पे जैसे ही जब स्टॉक आएगा आपके पास, लीड टाइम पे आपके पास स्टॉक आ जाएगा, लीड टाइम जैसे खत्म होगा, अब यहाँ पे क्या है, आपके पास स्टॉक ज़्यादा हो जाएगा। तो एक केस था जब आपका डिमांड सडनली इंक्रीज हो रहा था ड्यूरिंग लीड टाइम, तो ऑब्वियसली आप स्टॉक में से, बफर स्टॉक है उसमें से आप कंज्यूम कर दे रहे थे। अब यहाँ पे केस आया कि जब आपका जो D2 है, बेसिकली D2 इज लेस देन D, इस टाइम पे क्या है, आपके पास इन्वेंट्री रह जाएगी। तो अब जब आपके पास आएगा इन्वेंट्री, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है, पहले से भी इन्वेंट्री रहेगी, सेफ्टी स्टॉक जितना आपने बना रखा है, बफर स्टॉक, उसके बाद से क्या है, उस टाइम पे जब आपके पास ऑर्डर रिसीव हुआ, उस टाइम पे क्या है, आपके पास ऑब्वियसली पहले से भी इन्वेंट्री है, तो आपका इन्वेंट्री थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट, अब ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पे तो आप मान के चलो कि आपका लीड टाइम फिक्स है, दैट मीन्स क्या है कि आपने ऑर्डर प्लेस किया, फिक्स टाइम इंटरवल है, उतने टाइम तक आपके पास ऑर्डर आ गया। बट यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपका जो लीड टाइम है वो भी वेरी कर जाए। अभी हमारा डिमांड वेरी कर रहा था, रेट ऑफ डिमांड जो वेरी कर रहा था, लीड टाइम भी वेरी कर सकता है कि आपने ऑर्डर प्लेस किया, 5 डेज का लीड टाइम है, उसमें वेरिएशन आ गया, 4 डेज हो गया, 6 डेज हो गया, 10 डेज हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो वेरिएशन आएगा लीड टाइम का, उस टाइम पे भी जो आपका कंजम्पशन होगा, जो आपका एक तरह से बोल सकते हो कि एक जो सेफ्टी का काम करेगा, दैट इज व्हाट, बफर स्टॉक। बफर स्टॉक भी उस टाइम पे काम आएगा आपके। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इस केस में देखूँ तो आपका रेट ऑफ डिमांड फिक्स है, यहाँ पे आप देखिए लीड टाइम ये था T। अब यहाँ पे जो स्टॉक आया आपके पास, जो आपने स्टॉक रिसीव किया, आपने जब स्टॉक रिसीव किया तो ऑब्वियसली यहाँ पे टाइम T2 हो गया, और यहाँ पे देख रहे हैं कि T2 इज ग्रेटर देन T। दैट मीन्स यहाँ पे आपका क्या है, लीड टाइम वेरी कर रहा है, यहाँ पे क्या है, लीड टाइम ही वेरी कर गया। तो ये सारी सिचुएशंस आएंगी। आप देखा आपने कि मैंने सारा सिचुएशन इसमें कवर किया। एक तो आपका नॉर्मल सिचुएशन है जिसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि जब आपका डिमांड रेट सडनली लीड टाइम के दौरान बढ़ जा रहा है, उस टाइम पे आप क्या करेंगे, बफर स्टॉक की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट जो है आप देख रहे हैं कि डिमांड डिक्रीज हो गया, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उस टाइम पे क्या है, आपके पास जो है जो इन्वेंट्री है सरप्लस हो जाएगी। नेक्स्ट जो है बफर स्टॉक की जरूरत एक तो यहाँ पे पड़ी, दूसरा जो है बफर स्टॉक की जरूरत वहाँ पड़ेगी जब आपके पास क्या है, लीड टाइम में वेरिएशन आएगा, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। जब उस टाइम पे जब लीड टाइम में वेरिएशन आएगा, सडनली आपका लीड टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स आप जो आपका जो फिक्स लीड टाइम है उसमें आपको क्या है, वेरिएशन आएगा। उस टाइम पे भी क्या है, आप सेफ्टी स्टॉक को ही यूज करोगे, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो आई होप ये सारी सिचुएशंस जो हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, दैट मीन्स यहाँ पे जो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो रियलिटी पे बेस्ड हैं। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें जो क्या हैं, रियलिस्टिक्स पे बेस्ड हैं। और ये जो है जो सेफ्टी स्टॉक है, आपको ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा कि जितना ज़्यादा आपके पास सेफ्टी स्टॉक होगा, उतना ज़्यादा आप क्या है, कस्टमर को खुश करने के सेंस में अगर देखें हम, या सर्विस लेवल के फॉर्म में देखें, तो वो उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बट आप सेफ्टी स्टॉक बहुत ज़्यादा भी नहीं रख सकते, आपके पास एक लिमिट है, उससे ज़्यादा सेफ्टी स्टॉक रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ही लॉस होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग ऑप्टिमाइज करेंगे कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, कि फैक्टर इंकरेजिंग हायर सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, क्या क्या फैक्टर इंकरेज करेगा, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि आपका जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात आए, वहाँ पे क्या है, सेफ्टी स्टॉक रखते हैं। जो डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम है उसमें वेरिएशन आएगा, तब क्या है, आप सेफ्टी स्टॉक रखते हैं। समझ में आ गया। कोई सडन इमरजेंसी आ गया जिसमें आपका क्या है, जो लीड टाइम है वो वेरी करने लग रहा है सडनली, मीन्स जो भी आपका
लीड टाइम जो आप मान के चल रहे हो उस टाइम पे क्या है, आप लेटर सपोज आप मान के चल रहे हो कि 5 डेज आपका लीड टाइम है, उसमें वेरिएशन आएगा। लेटर सपोज जो 10 डेज हो गया, उस टाइम अगर आपके पास स्टॉक है, बफर स्टॉक है, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए एक तरह से कस्टमर सेटिस्फैक्शन का एक जरिया बन जाएगा कि आप मैक्सिमम कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाओगे, है कि नहीं। इन्हीं सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे देखते हैं वन बाय वन। पहला जो पॉइंट है व्हेन डिमांड रेट वेरिएशन, ये भी आपने देख लिया कि जब आपका डिमांड रेट वेरी करेगा, दैट मीन्स सडनली आपका डिमांड रेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अगर डी इंक्रीज हो जाएगा तो ऑब्वियसली इस टाइम पे आपको क्या है, सेफ्टी स्टॉक की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर रहे हैं व्हेन लीड टाइम फ्लक्चुएट, ऑब्वियसली लीड टाइम अगर आपका फ्लक्चुएट करेगा तो इस टाइम पे भी क्या है, आपका बफर या सेफ्टी स्टॉक की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे व्हेन इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज लेस, है कि नहीं। आपने देखा होगा कि जिनके पास किराने की शॉप होगी पहले के टाइम में, अभी तो जो नमक का जो रेट है थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, बट पहले क्या था, वो बड़े बड़े दाने वाले नमक आते थे, लोग क्या है बहुत सारा नमक मंगा लेते थे क्योंकि बहुत सस्ता होता था। तो एक बार मंगा लिए, ठीक है, तो जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होता था वो काफ़ी कम हो जाता था, बार बार ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो लोग मंगा के बाहर रख ली। अभी भी स्टिल अगर आप देखेंगे तो गांव में या छोटे मोटे कस्बों में वो लोग नमक को क्या है, बाहर ही रखते हैं, कोई नहीं ले जाता है, जितना काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर कर लेते हैं एक बार। तो ऐसी जो सस्ती आइटम है जिसका कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा नहीं है या जो सस्ता है, तो ऐसी इन्वेंट्री को क्या है, लोग अपने पास रखते हैं कि अगर कस्टमर आए तो उनको 100% सेटिस्फाई कर पाए उनको। ओके, तो नेक्स्ट है कि आपका कैरिंग कॉस्ट कम है, जिसमें आपको ज़्यादा कैरिंग कॉस्ट इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे आइटम को हम लोग क्या करते हैं, होल्ड करके रख लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें व्हेन स्टॉक आउट कॉस्ट, अगर आपका जो स्टॉक आउट होने के डर से बहुत लोग इसको होल्ड करके रखते हैं, सेफ्टी स्टॉक ज़्यादा रखते हैं कि आपको जैसे स्टॉक आउट होगा तो आपका लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर स्टॉक आउट के टाइम पे आपका लॉस ज़्यादा होगा तो उस टाइम पे भी क्या है, लोग सेफ्टी स्टॉक को थोड़ा बढ़ा के ही रखेंगे। जैसे आपने देखा होगा कोरोना टाइम में बहुत लोग क्या है, स्टॉक आउट हो जा रहे थे, है कि नहीं, और जिनके पास स्टॉक था वो लोग खूब पैसे कमाए। तो यही सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि व्हेन नंबर ऑफ ऑर्डर इन अ ईयर इज मोर, जब बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हो, एक साल में आप मल्टीपल टाइम बहुत सारे ऑर्डर ले रहे हो, बहुत बार आप सामान को मंगा रहे हो, तो उस टाइम पे क्या है, आप ऑर्डरिंग कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए आप सेफ्टी स्टॉक को ज़्यादा रखते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें टू प्रोवाइड बेटर सर्विस लेवल एट शॉर्टर नोटिस, आपके पास सेफ्टी स्टॉक है तो ऑब्वियसली आप कस्टमर को ज़्यादा सेटिस्फाई कर पाओगे। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि कई बार आप स्टॉक आउट सिचुएशन में कम से कम टाइम बार जाओगे, या हो सकता है आप स्टॉक आउट सिचुएशन में जाओ ना अगर आपके पास बफर स्टॉक ज़्यादा है तो, या सेफ्टी स्टॉक ज़्यादा आप रख रहे हो तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये हायर सेफ्टी स्टॉक को मीन्स हायर सेफ्टी स्टॉक को इनकरेज करते हैं। नेक्स्ट है आपका लूज द कस्टमर, ऐसा भी हो सकता है कि आप स्टॉक आउट बार बार हो जा रहे हो तो आपके कस्टमर आपको छोड़ के चले जाएं, किसी और शॉप से सामान लेने लगें, तो इस डर से भी कि आपका कस्टमर जो भी कस्टमर आए आप उसको सर्विस दे पाओ और वो आपका कस्टमर हो जाए, इस बेनिफिट की वजह से लोग क्या करते हैं, सेफ्टी स्टॉक रखते हैं। बहुत सारे ऐसे शॉप्स हैं जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे कभी भी कोई भी चीज़ लेने जाओ तो उसके पास अवेलेबल रहता है। तो क्या है, अगर किसी भी कस्टमर को इमरजेंसी में चाहिए होता है सबसे पहले उसी शॉप पे जाता है। तो कस्टमर का एक जो है एक क्या बोल सकते हैं, एक फेथ है, उसको बनाए रखने के लिए आप क्या है, सेफ्टी स्टॉक रखते हैं। तो यही सारे फैक्टर्स हैं जो आपके सेफ्टी स्टॉक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करेंगे जो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, इसमें बेसिकली प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल जो है आपका दो टाइप का होता है। सबसे पहले हम लोग जो पहला मॉडल है उसको यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज बेसिकली स्टैटिक इन्वेंट्री मॉडल, इसको हम लोग बोलते हैं। जो पहला मॉडल है इसको हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग दूसरे मॉडल को हम लोग देखेंगे, 1 बाय 1 मॉडल्स को हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो आपका प्रोबेबिलिस्टिक्स के अंदर आता है। फर्स्ट वन इज स्टैटिक इन्वेंट्री मॉडल, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट लॉस मॉडल भी बोलते हैं, इसको हम लोग प्रॉफिट लॉस, इसको हम लोग क्या है, प्रॉफिट लॉस मॉडल भी बोलते हैं, या इसको हम लोग डिमांड प्रॉफिट मॉडल भी बोलते हैं, डिमांड प्रॉफिट मॉडल। ओके, इसको हम लोग क्या है, प्रॉफिट लॉस मॉडल या डिमांड
प्रॉफिट मॉडल भी बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया। तो अब जो आपका स्टैटिक इन्वेंट्री मॉडल है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें हम लोग ऐसे इन्वेंट्री को हम लोग लेके चलते हैं, ऐसे इन्वेंट्री की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जिसका जो है जो लाइफ है, सेल्फ लाइफ है, वो बहुत कम हो। लाइक अगर मैं बात करूं कि आपका जो है मिल्क प्रोडक्ट हो गए या मिल्क हो गया, मिल्क इटसेल्फ, आप देखते होंगे कि जो भी डेयरी वाले हैं या जो भी आपके किराने शॉप वाले हैं, जो मिल्क है डेली बेसिस पे कितना ऑर्डर करना चाहिए, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है उस पर, क्योंकि ज़्यादा ऑर्डर कर दिए, बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर दिए तो क्या है वो वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि उसकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो 2 दिन की होती है, मैक्सिमम 2 दिन की होती है। कम ऑर्डर किए तो ऑब्वियसली आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, है कि नहीं। ऐसे अगर मैं बात करूँ न्यूज़पेपर की, तो न्यूज़पेपर की जो सेल्फ लाइफ होती है वो क्या है, सिंगल डेज होती है। अगर आपने सुबह लिया न्यूज़पेपर, शाम तक अगर आपने सेल किया तो ठीक है, नेक्स्ट डे क्या है उसकी कॉस्ट बहुत ही कम हो जाती है। अगर लेट अस सपोज या 5 या 10, आजकल जो 7, 8 या 10 रुपीज़ का जो न्यूज़पेपर आता है, नेक्स्ट डे आपका उसको 50 पैसा भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है, रद्दी के भाव से जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप ऐसे प्रोडक्ट की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं जिनका सेल्फ लाइफ बहुत कम है। जैसे आप वेजिटेबल्स की बात कर लो, वेजिटेबल्स की सेल्फ लाइफ कम होती है। तो ऐसे प्रोडक्ट क्या होता है कि जिस दिन जब तक वो वैलिड होता है, जब तक उसकी सेल्फ लाइफ होती है, उस टाइम तक उसका जो कॉस्ट है सही रहता है। उस टाइम जो उसकी वैल्यू है, आप जिस रेट में चाहेंगे और जो उसका रीजनेबल रेट है उसको आप सेल कर पाएंगे। बट एक बार जब उसकी सेल्फ लाइफ ख़त्म हो गई तो वो क्या है, बेकार हो जाती है। जैसे आपका न्यूज़पेपर की, जैसे मैंने आपको बताया, जो आपका मिल्क प्रोडक्ट है उस पर डेट लिखा होता है। जो आप पैकेट वाला मिल्क लेते हैं, एक बार जब उसका डेट निकल गया, आप किसी भी कस्टमर को देंगे तो वो नहीं लेगा, या अगर गलती से किसी कस्टमर को आपने दे दिया तो ऑब्वियसली उसका जो फेथ है आप लूज़ करेंगे। घर पे जाके देखेगा दूध खराब हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो क्या है, नेक्स्ट टाइम आपसे जुड़ना नहीं चाहेगा, उस शॉप पे नहीं जाएगा। ऐसे ही आपका वेजिटेबल्स है, आपने देखा होगा कि वेजिटेबल्स जब फ्रेश होते हैं तो क्या है, हाई रेट पे बिक जाते हैं। बट एक बार जब वेजिटेबल 2 या 3 दिन के हो जाते हैं, जब वो ख़राब होने लगते हैं तो क्या है, उसका रेट बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा मार्केट में कि सुबह आप जाते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं, उसका रेट ज़्यादा होता है। शाम आते आते जैसे जैसे वेजिटेबल्स जो है ख़राब वेजिटेबल्स, उसमें मीन्स थोड़े लो क्वालिटी के वेजिटेबल्स बच जाते हैं, तो उसका रेट क्या है, ऑब्वियसली वो जो सेलर है वो कम कर देता है। या एक बार जब वो ख़राब हो गए तो ऑब्वियसली उसका तो बिल्कुल भी कोई रेट ही नहीं रह जाएगा। तो यही होता है। इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं, दैट इज बेसिकली स्टैटिक इन्वेंट्री मॉडल में। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे अब जो सेलर है या जो आपका शॉपकीपर है, उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे उसको सोचने पे वो मजबूर हो जाता है कि वो एक्चुअल में कितना इन्वेंट्री ऑर्डर करे। तो हम लोग यहाँ पे 2 केस देखते हैं। फर्स्ट वन इज D is greater than S, that means demand is greater than supply, and next one is S is greater than D। ये 2 केस हम लोग लेके चलते हैं। फर्स्ट वाला जो केस है दैट इज बेसिकली D is greater than S। तो यहाँ पे क्या है, आपका डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से। ठीक है, डिमांड ज़्यादा हो गया सडनली। लेट अस सपोज कि आपके पास कोई शॉपकीपर है या कोई वेजिटेबल वाला है, वो अपने लिए वेजिटेबल्स लेके आया, उसका जो प्रोडक्शन है वो लेट अस सपोज कि 50 kg पर डे के हिसाब से 50 kg लेके आया, और उसको 20 रुपीज़ पर kg के हिसाब से लाया और 40 रुपीज़ में वो सेल आउट कर रहा है। तो अब लेट अस सपोज कि सडनली उसका क्या हो गया, डिमांड इंक्रीज हो गया। अब तो लेके आया 50 kg, बट वो सेल कर सकता था कितना, 80 kg का, है कि नहीं। तो 80 kg सेल कर सकता था, पर केजी वो 20 रुपीज़ का प्रॉफिट ले रहा था। ठीक है, अब इसका, अब कोई बोलेगा कि इसका लॉस क्या हुआ, बट लॉस है यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल लॉस है। पोटेंशियल लॉस कितना हो गया, दैट मीन्स इतना सेल कर सकता था बट इतना ऐसे ही लाया, बट पर केजी जो प्रॉफिट है D माइनस S, जितना वो सेल कर सकता था, जितना उसका पोटेंशियल था, इनटू प्रॉफिट पर केजी, इतना क्या हो गया, इतने का उसका क्या है, लॉस है। कब, जब आपका क्या होगा, ओवर डिमांड। जब आपको क्या है, ओवर डिमांड की सिचुएशन आएगी या अंडर सप्लाई। जब आपका ओवर डिमांड या अंडर सप्लाई की सिचुएशन आएगी, उस टाइम पे क्या होगा कि D माइनस S इंटू P
इतने का उसका पोटेंशियल लॉस होगा, फिजिकल लॉस नहीं होगा बट पोटेंशियल लॉस होगा। नेक्स्ट केस है जब आपका S इज ग्रेटर देन D, जब आपने सप्लाई ज़्यादा कर दिया और आपका डिमांड कम है, इन दैट केस आपका यहाँ पे फिजिकल लॉस होगा। दैट मीन्स क्या है, S माइनस डी इंटू एल क्या है आपका पर यूनिट जितना आप लॉस बियर कर रहे हो, कि आप 20 रुपीज़ पर केजी के लेके आए और उसको जो ख़राब हो जाने के बाद जो सेल आउट कर रहे हो दैट इज़ 15 रुपीज़ पर केजी। इसीलिए जो आपका पेरिसेबल आइटम है उसमें लोग प्रॉफिट ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि जो आपकी यूनिट ख़राब हो गई, लाइक आइसक्रीम जैसे होता है, जो यूनिट ख़राब हो गई उसको क्या है, उसको कम रेट में निकालना पड़ेगा या वेस्ट चला जाएगा, तो उसकी भी कॉस्ट को मैनेज करने के लिए पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये भी आपका काइंड ऑफ क्या है, लॉस है। और ये जो सिचुएशन है वो क्या है, ओवर सप्लाई या अंडर डिमांड की सिचुएशन है, ओवर सप्लाई या अंडर डिमांड की सिचुएशन है। तो ये दोनों सिचुएशन आ सकती हैं और इन दोनों सिचुएशंस में क्या है, आपका लॉस होता है। तो ऐसे केस के लिए, ऐसे सिचुएशंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो मॉडल है इसको हम लोग यूज करते हैं। ये जो आपका मॉडल है दैट इज़ बेसिकली स्टैटिक इन्वेंट्री मॉडल, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा पहला मॉडल है स्टैटिक इन्वेंट्री मॉडल, इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इस मॉडल में हम लोग बेसिकली यही पढ़ने वाले हैं कि जब ऐसी सिचुएशन आए तो आप कितना क्वांटिटी आप वहाँ से ऑर्डर करें, कितनी क्वांटिटी आप लेके आएँ, जिससे कि क्या है, आपका जो भी है लॉस वो कम से कम हो। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग कैलकुलेट करते हैं P अपॉन P माइनस L को कैलकुलेट करते हैं। दैट मीन्स P है आपका यूनिट जो प्रोडक्ट है उस पे प्रॉफिट है, और जो L है यूनिट प्रोडक्ट पे जो आपका लॉस हो रहा है वो है। तो P अपॉन P माइनस L कैलकुलेट करते हैं और इसको हम लोग क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ S माइनस 1 और S से कंपेयर करते हैं। ये क्या है आपका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ S माइनस 1 क्वांटिटी। ये क्या है आपका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ S माइनस 1 प्रोडक्ट, और ये सेम वही है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ S प्रोडक्ट। तो यहां से हम लोग P अपॉन P माइनस L से हम लोग ये देख पाएंगे कि हमें किस रेंज में प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है, किस रेंज को सेलेक्ट करना है। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ से आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि क्या है, किसकी हम लोग बात कर रहे हैं और क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसको हम लोग देखेंगे। तो ऐसे ही हम लोग लेते हैं, अगर आपका केस आता है CB अपॉन CB प्लस CH, दैट मीन्स आपका क्या है, बैक ऑर्डर कॉस्ट, और ये CH क्या है आपका होल्डिंग कॉस्ट है। तो इस केस में भी हम लोग देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ S माइनस 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ S। ये क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ S माइनस 1 प्रोडक्ट और क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ S, और इसको हम लोग देखते हैं और यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ से हम लोग जितनी भी क्वांटिटी है उसकी हमें एक रेंज पता लग जाती है कि हमें किस रेंज में प्रोडक्ट को लेना है। तो अगर आपका CB और CH दिया हुआ है तो ऑब्वियसली सीधे आप कितनी क्वांटिटी लेनी है वो आप यहाँ से कंपेयर करके देख सकते हो। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो उसको वहाँ से आपको समझ में आएगा। तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। अभी हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, क्वेश्चन में हम लोग बेसिकली इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, वहाँ से आपको समझ में आएगा कि इस फार्मूले को हमें कैसे यूज करना है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ ये जानिए कि P अपॉन P माइनस L इसको हमें कैलकुलेट करना है, और यहाँ से हम लोग ये जानेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है कितने प्रोडक्ट आपको ऑर्डर करना है उसकी रेंज क्या होगी। ठीक है, समझ में आ गया। वहाँ से आप प्रोडक्ट की रेंज को जानेंगे, कितना प्रोडक्ट बेसिकली आपको ऑर्डर करना है। या आपका अगर CB अपॉन CB प्लस CH ये कैलकुलेट हो जाता है, अगर मीन्स अगर आपका बैक ऑर्डर कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट दिया हुआ है तो वहाँ से भी आप कितने प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है उसकी आप रेंज जान पाएंगे। तो चलिए हम लोग इस पर क्वेश्चंस देखते हैं बेसिकली, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। आपको बस ये समझ में आ गया यहाँ तक, आई होप कि आपको ये जो मॉडल है स्टैटिक इन्वेंटरी मॉडल, इसको आपको कब यूज करना है, यहाँ से आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग इसको क्वेश्चंस में देखते हैं, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन।
दैट इज अ शॉपकीपर विशेष टू ऑप्टिमाइज हिज प्रॉफिट when demand distribution item is as given below. The shopkeepers pays rupees 70 for each item he sells, each at 90 rupees. If the stock is left unsold in any one, he can sell the item as rupees 50 each. Find the optimum stock level to maximize the profit. That means क्या है कि वो परचेज करता है आइटम को 70 रुपीज़ में, सेल करता है 90 में, तो यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट हो जा रहा है, आप प्रॉफिट देखिए तो कितना है ₹20 का। अगर वो स्टॉक रह जाता है, सेल नहीं होता है, तो उसको क्या है 50 रुपीज़ ईच में सेल कर देता है। दैट मीन्स यहाँ पे आपका लॉस कितना है, लॉस है आपका ₹20 का, 20 का आपका लॉस भी है। अब यहाँ पे आपका ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपके पास ये टेबल दिया हुआ है, दैट मीन्स ये डिमांड है 2, 3, 4, 5 यूनिट का, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है कि आपका ऑप्टिमम लेवल, फाइंड दी ऑप्टिमम स्टॉक लेवल टू मैक्सिमाइज दी प्रॉफिट। तो मैंने आपको बोला था कि यही सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, प्रॉफिट और लॉस को यहाँ पे हम लोग टेबल बनाएंगे। दैट मीन्स आपका प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट भी 20 रुपीज़ का है एंड लॉस भी कितने का है 20 का है। तो यहाँ से आपका P/P, सॉरी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे देखिए P/P + L है, यहाँ पे एक मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए, P/P + L है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे P/P + L, तो ये क्या हो जाएगा 20/20 + 20, ये हो जाएगा आपका 1/2, दिस इज इक्वल्स टू 0.5, ओके 0.5। अब यहाँ पे हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे, तो टेबल में आपके सामने है, दैट मीन्स यहाँ पे आपका डिमांड आएगा और ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। तो डिमांड 2, 3, 4, 5, इसके करस्पॉन्डिंग है 0.10, 0.35, 0.35 एंड 0.28। तो हम लोग क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो जो आपका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, सबसे पहले इसको तो हम लोग एज इट इज लिख देंगे। अब इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.45, इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.80, ओके। ये 20 है बेसिकली, 28 नहीं है, ये 20 है। अब ये हो जाएगा आपका 1.00, ओके, समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमने क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी पता लग गया हर एक डिमांड के करस्पॉन्डिंग, हमें P/P + L की वैल्यू पता है, दैट इज बेसिकली 0.5। अब हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि किसके बीच में है ये, जो आपका PS-1 और PS ये किसके बीच में है, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो अगर आप देखिए जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का जो रेंज है, इसी के बीच में फॉल कर रहा है, इसी के बीच में फॉल कर रहा है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का रेंज। तो अगर इस रेंज में फॉल कर रहा है तो हम क्या है, हमेशा जो हायर डिमांड है उसको हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो आपका जो डिमांड हो जाएगा दैट इज 4 यूनिट का। दैट मीन्स क्या है कि जो आपका स्टॉक लेवल होगा दैट इज 4 यूनिट, ये आपका आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स जो आपका डिमांड होगा यहाँ पे टू ऑप्टिमाइज दी या टू मैक्सिमाइज दी प्रॉफिट दैट इज इक्वल्स टू 4 यूनिट। तो यहाँ से आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये आपका बेसिकली गेट का क्वेश्चन है। आई थिंक ये जो क्वेश्चन है ये आई होप गेट 2002 का क्वेश्चन है, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, ESC का क्वेश्चन है वो, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से भी आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट है, व्हाट इज द शॉर्टेज कॉस्ट रेट इफ़ CH दिया हुआ है, शॉर्टेज कॉस्ट रेट आपको बताना है, दैट मीन्स CB आपको बताना है। तो CH दिया हुआ यहाँ पे आपके सामने, CH दिस इज रुपीज़
4000 एंड डिमांड एंड प्रोबेबिलिटी ये दिया हुआ है, इट इज़ गिवन दैट ऑप्टिमम लेवल इज 3 यूनिट। ये दिया हुआ है, ऑप्टिमम लेवल दिया हुआ है 3 यूनिट। ऑप्टिमम लेवल क्या है आपका? 3 यूनिट है। तो अगर आपका ऑप्टिमम लेवल 3 यूनिट है, इसका मतलब क्या है, जो ये होगा आपका CB अपॉन CB प्लस CH PS माइनस 1 PS। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं CB अपॉन CB प्लस CH, इसकी जो रेंज होगी ये क्या है आपका 3 यूनिट है। तो ऑब्वियसली इसकी जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी की हमें रेंज निकालनी होगी। टेबल बना के देखते हैं, यहाँ से हम लोग टेबल बना लेते हैं क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी की। जो आपका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी हो जाएगा यहाँ से, यह आ जाएगा आपका 0.65। 0.65 में 0.18 ऐड करेंगे तो यहाँ से जो आ जाएगा आपका 0.65 में 0.18 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0.83। नेक्स्ट 83 में 5 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.88 और 0.88 में 0.03 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.91। 0.91 में 0.05 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0.96 और ये आ जाएगा 0.96 में 0.04 को ऐड करेंगे तो 1.00 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया पूरा क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। अब ये बोल रहा है कि आपका जो ऑप्टिमम लेवल है वो क्या है 3 है। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का जो रेंज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0.88 टू 0.91। ये क्या हो जाएगा आपका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का रेंज हो जाएगा। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ये आपका 3 है, ऑप्टिमम लेवल दिया हुआ है। ऑप्टिमम जो सेलेक्ट करना है ऑप्टिमम लेवल दैट इज 3 यूनिट। तो 3 यूनिट है तो इसके करस्पॉन्डिंग P माइनस S जो होगा वो क्या हो जाएगा 0.88 और ये जो हो जाएगा 0.99। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे आपका CH पता है, CB आपको कैलकुलेट करना है। CH पता है, CB कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है आपका 4000। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पेज पे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 0.88 लेस देन आर इक्वल्स टू, इसको नीचे लेके आइए 1 अपॉन CB दैट इज 1 प्लस 4000 डिवाइडेड बाई CB लेस देन आर इक्वल्स टू 0.91। रिवर्स कर लीजिए। नेक्स्ट 1 सब में से माइनस कर दीजिए, 1 सब में से माइनस कर दीजिए। तो 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0.0989, ये हो जाएगा आपका। अब आप क्या करिए इसको दोबारा से रिवर्स कर दीजिए। दोबारा से जब आप रिवर्स करेंगे तो ये दोबारा से जो इनइक्वालिटी है चेंज हो जाएगी। तो इनइक्वालिटी चेंज होके ये आ जाएगा आपका 40,444.44। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप इसमें जो 2 क्वेश्चंस था इससे आपको फाइनली समझ में आया होगा कि आपका जो फॉर्मूला है जो हम लोगों ने देखा है, ये दोनों फॉर्मूले जो हैं इनको आपको कैसे यूज़ करना है ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक फार्मूला आपके पास ये है और दूसरा फार्मूला ये है, इन दोनों को यूज़ कैसे करना है ये समझ में आया होगा। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू वेरी मच।